हो गया। चलो, काल, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। भविष्यकाल के कितने प्रकार पढ़े हैं? 3 काल। क्या है? सास है, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतु मद। ठीक। उसके बाद आते हैं भूतकाल। तो भूतकाल के कितने प्रकार हैं? सामान्य भूतकाल, संभाव्य की जगह क्या आ जाएगा? संदिग्ध भूतकाल। और आ जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और पूर्ण अपूर्ण भूतकाल में मैं आपको बताया हूं, था, थे, थी, रहा था, रहे, थी, इस टाइप का आएगा। अगर सिंपल था, थे, थी आया मतलब समझ जाना वो क्रिया कंप्लीट हो चुका है। और रहा था, रहे थे, रही थी मतलब वो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आसन्न भूतकाल मतलब जो क्रिया है वो जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है इतना। अब आ जाते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के हम लोग क्या क्या प्रकार पढ़े हैं? सिंपल सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, और तात्कालिक मतलब वही है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक। उसके बाद संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इतना पढ़े। चलो, अब एग्जांपल देखो। बालक स्कूल जा रहा है। अब इसमें कौन सा काल है? ये 4 ऑप्शन दिया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, कोई नहीं। अब आप मेरे को ऑप्शन एलिमिनेट करके बताओ कौन सा होगा। तो देखो, रहा, रही, रही वाला आ गया, मतलब या तो ये वर्तमान होगा या तो क्या होगा? भूतकाल होगा। भविष्य तो हो ही नहीं सकता, तो भविष्य वाला आप हटा दो। ठीक। भविष्य में कंटिन्यूअस में होता ही नहीं है। अब आ गया देखो, बालक स्कूल जा रहा है, और रहा है, रहे है, रही है वाला मैं बताया तो अगर था, थे, थी आया तभी क्या होगा? वो भूतकाल में होगा। अगर यहां पे बालक स्कूल जा रहा था बोलता तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये है तो क्या हो जाएगा? भूतकाल नहीं होगा। तो बच गया आपका वर्तमान काल। समझ आ रहा है ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे? नेक्स्ट एग्जांपल देखो, गीता गाना गा चुकी है। गीता गाना गा चुकी है। अब देखो इसमें कौन सा काल होगा? आप लोग बताओ मेरे को। गीता गाना गा चुकी है। हाँ, तो अब बताओ ना जी, कौन सा होगा? ऑप्शन मेरे बताना। भविष्य काल होगा, वर्तमान काल होगा, भूतकाल होगा, इनमें से कोई नहीं। और बाकी लोग बताओ ना, ऑप्शन एलिमिनेट करके बताओ ना कैसे होगा? भूतकाल होगा कि वर्तमान होगा कि भविष्य होगा? गीता गाना गा चुकी है तो क्या होगा? भूतकाल ही तो होगा ना, भविष्य तो होगा ही नहीं। अगर भविष्य में बनाओगे तो गीता गाना गाएगी हो जाएगा, और अगर वर्तमान में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? गा रही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल भूतकाल। वैसे ही ये वाला 4 आपको वाक्य दिया गया है और इसमें बताना है किसमें भूतकाल है। बताओ। एक मिनट ना, भूतकाल नहीं, इसमें मैं बता रहा हूं, रुक जाओ। हाँ, पूर्ण भूतकाल। एक मिनट रुक जाओ, मैं वाक्य अच्छे से पढ़ लेता हूं। कहां है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? क्रिया, जो क्रिया है वो भूतकाल में नहीं है। बताओ किसमें नहीं है? भूतकाल में नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ठीक, समझ आ गया? कैसे बनाओगे? अब ऑप्शन एलिमिनेट करो, आपसे क्वेश्चन बनेगा। टाइप याद होना चाहिए बस। काल में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने का एक ही तरीका है, टाइप पता होना चाहिए, ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्वेश्चन आपसे बनेगा। और एक एग्जांपल देखते हैं।
और तो बाकी कुछ खास नहीं है जी, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है लग रहा है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक देखो, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल बताइए, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल। क्या क्या है मैं बता लिख रहा हूं, भूतकाल और क्या है, वर्तमान भविष्य, वर्तमान भविष्य, और एक है संदिग्ध। क्वेश्चन क्या है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कौन सा वाला, अच्छा इसको बोल रहे सेकंड वाले को ना, गीता गाना गा चुकी है, तो इसमें क्या होगा, कौन सा काल, तो हम लोग क्या बोले हैं, हाँ ठीक है ना, तो एक मिनट पहले इसको देख रहा हूं, पूर्ण वर्तमान काल, जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, वर्तमान समय का बात हो रहा होगा, तो मैं इसी का आपको बोल रहा हूं जी, आप ऑप्शन एलिमिनेट करना पहले, तब आपको समझ आएगा। तो आप क्या, आपका कहना क्या, वर्तमान होना चाहिए, आप ही इसको एक बार थोड़ा सोचो, गीता गाना गा चुकी है, या फिर अगर मैं इसको बोलूंगा मैं खाना खा चुका हूं, तब वो क्या होगा, हाँ नहीं नहीं, इसका तो जो ऑप्शन जो आप लोग बोल रहे हो भूति काल है, आप बोल रहे हो वर्तमान काल होना चाहिए, कैसे होगा वर्तमान काल, गीता गाना गा चुकी, चूंकि मतलब कंप्लीट हो चुका है, किसमें, बुक में दिया है, एक मिनट मैं बता देता हूं, मैं पढ़ चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं, ठीक, अरे ठीक है ना, उसमें क्या लिखा है, एक है लिखा है, इसमें है लिखा है, मैं लिखा हूं क्या, अच्छा हाँ मैं गलत लिखा हूं यहां पे ना, हाँ क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही लिखा है, गीता गाना गा चुकी, सॉरी मैं ही गलत लिखा हूं, ये है नहीं होगा, है आ जाएगा तब फिर दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन यही लिखा है गीता गाना गा चुकी, मैं उसमें है लिख डाला था, ठीक है वो गलती मेरा था, तो है हो जाएगा तब दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, ठीक ठीक सही बोले आप, क्या बोल रहा था मैं, हाँ लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल और संदिग्ध भविष्य काल, इस संदिग्ध भविष्य काल, ठीक, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट करो, भविष्य काल वाला हो सकता है कि नहीं हो सकता है, संदिग्ध भविष्य काल, ये तो प्रकार होता ही नहीं भविष्य काल का, ठीक, अब आ रहा है भूतकाल और वर्तमान काल, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, इसमें क्या है, एक भूतकाल है और वर्तमान काल, दोनों में से एक होगा, अब आप बताओ कौन सा होगा, कैसे होगा, हाँ पढ़ी है मतलब ये आसन नहीं नहीं, आसन्न भूतकाल है, ये भूतकाल होगा, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब इसका जब आप देखोगे तो ये बता रहा है आसन्न भूतकाल, मतलब जस्ट वो अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें आएगा ये, इसका मैं प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर बहुत सारा है उसको दूंगा, तब जब आप बनाओगे समझ आएगा, ठीक है, एक आठ और देखता हूं मैं,
एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सामान्य भविष्य काल माने सामान्य भविष्य काल बताना है आपको। ठीक है, सामान्य भविष्य काल बताना है। मैं लिखते जा रहा हूं फटाफट ऑप्शन। हम यह किसको दें, हम यह किसको दें। एक है ईश्वर आपकी बढ़ती करे, ईश्वर आपकी बढ़ती करे। एक है अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। और एक है उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। अब बताइए इसमें कौन सा सामान्य भविष्य काल है। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल बताना है इसमें। हाँ और बताओ। हाँ नहीं, किसमें भविष्य काल है ये मेरे को बताओ ना। तो बाकी तो तीन नहीं होगा, वो तो पता है। इसमें सामान्य भविष्य काल है चारों वाक्य में। चौथा ही सही है। ठीक है, पहला वाला क्या है, हम यह किसको दें, मतलब किसको दें मतलब संदिग्ध वाला है, डाउट वाला है, किसको देना पता ही नहीं है। उसके बाद ईश्वर आपकी बढ़ती करे, मतलब ये भविष्य वाला में कौन सा है, मैं सामान्य भविष्य बोला हूं, संभाव्य। हाँ, उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। हाँ, समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या बोलना चाह रहे हो। चौथा में बोल रहा हूं आज क्या संभाव्य वाला होगा। तो ये वाला क्या है, संभाव्य में क्या होता है ये बताओ। संभाव्य भविष्य काल में संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उस ऋषि का हृदय बड़ा कठोर होगा। तो ये क्या है, सिंपल सामान्य है, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं खाऊंगा। अब यहां पे क्या है, ईश्वर आपकी बढ़ती करे, मतलब हम लोग बोलते नहीं है कि खुश रहो, भगवान आपका भला करे। तो कब करे, भविष्य वाला, इच्छा कामना वाला आ जाता है उसमें। आप जब देखो ना टाइप देखो ना आप उसमें, संभाव्य भविष्य काल वाले में देखो, उसमें कई टाइप का रहता है। आप देखोगे तब समझ आएगा। जैसे कि देखो उसी में देखो, इच्छा वाला है, प्रभु सबका भला करे, तो संभावना और भविष्य में उस संदर्भ में होता है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत समझ आया। आया जी। मैं इसमें तो बहुत कम क्वेश्चन दिया है, मैं काल वाला है ना उसका आप लोग को पीडीएफ बना के दे दूंगा क्वेश्चन। उतना क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएगा फिर। ठीक है, चल कौन से पब्लिकेशन में तो कम दिया, पुराना है कहीं। हाँ तभी कोई कुछ बोल रहे क्या। चलो आगे करूं मैं कंटिन्यू। चलो अब आ जाओ पंचायती राज में। पंचायती राज को पढ़ते हैं, थोड़ा सा बच्चा है उसको मैं करा देता हूं। अब मैं क्या करूं, नहीं नहीं अब मैं क्या करूं,
नहीं, भविष्य वाले में ही होना चाहिए। हाँ, भविष्य वाले में ही होना चाहिए ना, नहीं होगा। आप जनरल ऐसी बातचीत करते हो तो क्या करते हो? अब बताओ मैं क्या करूं? नहीं नहीं नहीं, भविष्य के लिए। आप जाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा लगाना, उतने में आपसे बन जाएगा। 2-4 क्वेश्चन थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप का रहता है तो उसको जरूर आप लोग थोड़ा नोट्स बना के रखना, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। चलो आगे कंटिन्यू करूं मैं पंचायती राज का। तो सबसे पहले एक हम लोग देख देते हैं कैसे कैसे हम लोग हटाते हैं, ये पढ़े थे। तो सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पढ़े थे, एक होता है। दूसरा, जनता वापस बुलाएगा, उसको बोलते हैं राइट टू रिकॉल। तीसरा, ये भी तो हो सकता है स्वयं से त्याग पत्र दे दे, खुद से भी तो त्याग पत्र देते हैं ना जी। चौथा क्या होता है, सरकार उसको हटाता है। और पांचवा क्या होता है, सस्पेंड। तो हम लोग दो ठोक पढ़ लिए हैं, अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रिकॉल। अब आ जाता है त्याग पत्र देना। त्याग पत्र देना तो देखो किस किस अधिकारी को देता है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे मैं आपको बताया हूं अविश्वास प्रस्ताव वाले में क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव जब बुलाया जाता है तो उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत स्तर पर नायब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी, जनपद पंचायत में डिप्टी कलेक्टर या उसके समकक्ष अधिकारी, और जिला पंचायत में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। और उस अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती कहां दे सकता है? जो कैंडिडेट है वो ग्राम पंचायत वाला कहां जाएगा? अपील करने कहां जाएगा? कलेक्टर के पास। जनपद पंचायत संचालक पंचायत, और जिला वाला राज्य शासन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो त्याग पत्र, तो देखो इसमें क्या है, पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं हटना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र लिखित रूप में, याद रखना कभी भी मौखिक में नहीं होता है, जो भी सरकारी कामकाज है पूरा लिखित में ही होता है। तो कभी भी अगर आप भविष्य में कोई भी अधिकारी या कोई भी सरकारी नौकरी में हो, अगर आपका सीनियर अगर आपसे कुछ बोलता है काम के लिए और अगर लगता है जहां पे वो अनुचित है या कुछ संदेह है तो लिखित में मांग लो, ठीक है। कहीं भी कोई भी ऑफिस में जा रहे हो, अगर कोई काम नहीं कर रहा है अधिकारी या जो भी कर्मचारी, तो सीधा आप बोल सकते हो आप मेरे को लिखित में दे दो सर, बस, ठीक। तो याद रखना हर चीज सरकारी कामकाज लिखित में ही होता है। वो औपचारिकता वाला अलग है, गुड फेस वो अलग है, लेकिन ऐसे बोलोगे कानून के तहत तो नहीं, गुड फेस में नहीं चलता है, हर चीज का लिखित होता है। तो लिखित में तो अपना त्याग पत्र देंगे तो किसमें देंगे? लिखित में देंगे, याद रखना लिखित में ही देते हैं। यदि पदाधिकारी को त्याग पत्र देने के बाद ऐसा लगता है कि वे अभी और काम करना चाहते हैं तो स्वीकार करने से पहले अपना त्याग पत्र वापस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे त्याग पत्र दोगे, त्याग पत्र लिख के दे दिए, आप जाएगा वो ऊपर अधिकारी के पास, आप जिसको भी दोगे जी त्याग पत्र, फिर वो जो भी संबंधित विभाग का जो हेड रहेगा उसके पास जाएगा, तो फिर वो एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार जरूर आपसे इंक्वायरी करेगा कि हाँ कोई दबाव में तो नहीं हो, ठीक है, कोई कुछ बोला है तो नहीं, कोई इशू है तो बताओ, ऐसे आप पूरे मन से कर रहे हो कि नहीं, ऐसे। तो उस बीच में आपको टाइम रहता है, टाइम पीरियड रहता है, तुरंत नहीं हो जाता है। तो उस दौरान अगर आप वापस ले लोगे तो वापस हो जाएगा। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग संसद पढ़े होंगे, तो संसद में क्या होता है आप लोग देखे होंगे। अब राजनीति में तो जैसे भी जो भी होता है छोड़ो, कभी कभी क्या है कोई सांसद सदस्य क्या है त्याग पत्र देता है। जैसे खासकर अगर आपको बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश विधानसभा, अगर आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया जब बगावत किए थे, ठीक है, याद है कि नहीं किसी को? नहीं है? अरे मैं उसको बहुत अच्छे से बता पाऊंगा ना, या फिर सिंपल ऐसे बोलूंगा आपको मैं कि अगर कोई सांसद अगर त्याग पत्र देगा तो लोकसभा अध्यक्ष तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेता,
तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता, पहले पूछता है कि हाँ कोई दबाव में तो नहीं है, कोई राजनीतिक आपको पीछे से कोई प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा है, आप मन से चाहते हो कि नहीं, या फिर आप बोलोगे नहीं मेरे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है, मैं उम्र का जो भी तगाजा है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो इस टाइप का केस है तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर जहां लगा कोई महत्वपूर्ण अगर कुछ राजनीतिक समीकरण हो रहा है तो उस दौरान वो थोड़ा होल्ड करके रखता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में जब ज्योतिरादित्य, जब कांग्रेस का सरकार था, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे ना, तो उस समय क्या हुआ, सरकार बराबर चल रहा था। अब सरकार बराबर चल रहा था, अचानक फिर जो भी जैसा भी राजनीतिक घटना हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या किए, अपने जो भी लगभग 25-30 विधायक के साथ बगावत कर गए। अब देखो थोड़ा सा सुन लो क्या होता है, अगर कोई भी 2/3 बहुमत से अगर कैंडिडेट लोग शिफ्ट करेंगे, अगर 2/3 बहुमत से अगर कैंडिडेट लोग 2/3 सदस्य अगर दूसरे पार्टी में जाएगा तो क्या होगा, उसकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। ये किसके साथ हुआ, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे। अगर कोई भी पार्टी के मान के, एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे, समझ आ गया एकदम क्लियर अच्छे से क्या हुआ था, शिवसेना पार्टी थी तो उसके लगभग जो भी 40 विधायक रहे होंगे, ठीक, 40 नहीं 55 समथिंग थे, 50-55 थे। अगर उस 50-55 विधायक, अगर उसमें 50 विधायक मान के चलो, ठीक है, अगर इस 50 के अगर 2/3, इसको कैसे गुणा करूं, 51 कर देता हूं, तो 3 एकम 3 दूनी 7, मतलब 3 एकम, हाँ, मतलब 34 विधायक। अगर 34 विधायक एक साथ शिफ्ट होंगे किसी दूसरे पार्टी में तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, ठीक है। तो उद्धव ठाकरे गुट वाला जो हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, एकनाथ शिंदे पूरे विधायक को लेके चले गए थे 2/3 प्लस को। अब वो गया तो फिर पूरा उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जो भी उसका सब चीज किसको मिल गया, एकनाथ शिंदे को मिल गया ना। तो अगर 2/3 अगर सदस्य लोग अगर छोड़ेंगे तो फिर उनकी सदस्यता नहीं समाप्त होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में टोटल कितना सीट है विधानसभा का, लगभग 210। अब 210 में कांग्रेस की कितने 25 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ शिफ्ट हो गए थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मतलब शिफ्ट हो गए, मतलब बगावत कर गए। तो अब उसी समय बहुमत फ्लोर टेस्ट, और उस समय सदन में क्या है, कांग्रेस क्या है 6-7 विधायक ज्यादा था बस। जैसे अगर 110 बहुमत है तो कितना था कांग्रेस के पास, 116। अब 116 है, अब 6 ही विधायक बस तो ज्यादा है ना। अब इस स्थिति में अगर 25 विधायक बगावत कर जाएंगे तब फिर अब फ्लोर टेस्ट का बारी आएगा। तो उस दौरान जो बहुमत है अब वो तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कांग्रेस के विधायक भी कम हो गए, बाकी किसी के तो विधायक इधर उधर हिले नहीं, कांग्रेस के ही कम हुए। तो इस दौरान क्या होता है, जो 25 विधायक हैं इनको, जो अगर कांग्रेस पार्टी के हैं तो कांग्रेस पार्टी अगर लोकसभा अध्यक्ष को अगर बोलेंगे बगावत कर रहे हैं, इन लोग पार्टी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तब फिर उनकी सदस्यता समाप्त होती है। तो इन लोग क्या किए थे, जो 25 विधायक हैं, इन लोग डायरेक्ट क्या है अपने लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र दे दिए। अब त्याग पत्र दे देंगे तो क्या ये बताओ अध्यक्ष वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा? अल्टीमेट लोकसभा अध्यक्ष जो बना, सॉरी लोकसभा बोल रहा हूं, जो विधानसभा अध्यक्ष बना है वो कांग्रेस पार्टी का ही तो है ना। अध्यक्ष हमेशा निष्पक्ष होता है, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी पार्टी का ही तो है जी, अध्यक्ष बनेगा। तो वो अध्यक्ष बनेगा तो ये जो 25 विधायक हैं अगर छोड़ के जाएंगे तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिरी मतलब वो अध्यक्ष पद में रहेगा, वो खुद नहीं रहेगा। तो इस दौरान क्या है, तुरंत वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो त्याग पत्र देंगे तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, होल्ड करेगा, ताकि बैकडोर से हैंडल किया जा सके। समझ आ गया? ऐसे होता है। तो त्याग पत्र अगर आप लिखित में दोगे तो तुरंत एक्सेप्ट नहीं होता है, एक बार आपका छानबीन होगा, हाँ आप सही में चाहते हो, कोई कुछ परेशान कर रहा है कि नहीं, ऐसा इस टाइप का चलता है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी सिंपल ऐसे बता रहा हूं, जो रवि शंकर है वो पहले इसरो में थे, तो वो आए थे, तो उनको छोड़ने में उनको 6 महीना लग गया।
तो इसीलिए कभी कभी बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे, सरकारी नौकरी लगाना कठिन है और सरकारी नौकरी से किसी को निकालना उससे और अधिक कठिन है। जस्ट इसका उल्टा, प्राइवेट नौकरी में प्राइवेट जॉब लगाना आसान है और प्राइवेट जॉब से निकालना उससे और अधिक आसान है। खासकर आप कोविड के समय में देखे होंगे जब छटनी हुआ तो। ठीक है, चल, तो जब आप लोग पढ़े होंगे पूरा ये दल बदल कानून, उसी में ये आता है 2/3 बहुमत वाला, पढ़े होंगे। चलो, अब त्याग पत्र। अब त्याग पत्र कौन कौन देता है? तो पंचायत स्तर पर जो पंच है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? पंच किसको देगा? सरपंच। और दूसरा है आपका जनपद पंचायत सदस्य। जनपद पंचायत सदस्य किसको त्याग पत्र देगा जी? किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। तो जो निर्वाचित जो रहेंगे पंच सदस्य, ये सब किसको देंगे? अपने प्रमुख को देंगे, मतलब पंच सरपंच को देंगे और सदस्य है वो अध्यक्ष को देगा। अब आ जाएगा कौन? उप सरपंच और सरपंच। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ठीक है, तो मेन आपको इसी को पूछेगा, सरपंच किसको त्याग पत्र देता है? उप सरपंच। तो उप सरपंच किसको त्याग पत्र देता है? तो ये आपको नहीं सोचना है कि उप सरपंच मतलब वो तो पंच ही है, तो पंच सरपंच को त्याग पत्र देगा, तो ऐसे नहीं। तो यहीं पे आपसे जो क्वेश्चन बनेगा और गलत होने का चांसेस यहीं पे रहता है। तो याद रखना, पंच किसको देगा? सरपंच। जनपद पंचायत सदस्य अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को। अब आ जाएगा सरपंच और उप सरपंच। प्रमुख उप प्रमुख बोल सकते हो। अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष, ये जनपद का हो जाएगा और ये जिला। तो पंचायत स्तर पे किसको देते हैं? जिला संयुक्त संचालक, जिला संयुक्त संचालक या फिर उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के। जिला संयुक्त संचालक या फिर उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग। अगर आप लोग कलेक्ट्रेट गए होंगे तो देखे होंगे हर डिपार्टमेंट के सामने में लिखा रहता है ना, अधिकारी का नाम लिखा रहता है, उसका विभाग लिखा रहता है। तो सरपंच और उप सरपंच किसको देंगे? जिला संयुक्त संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के। अगर वो नहीं रहेगा तो उप संचालक। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। और जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देंगे? कलेक्टर। तो आपसे मेन पूछेगा तो इसी को पूछेगा, सबसे ज्यादा इसी पूछता है। सरपंच और उप सरपंच किसको त्याग पत्र देगा? तो जिला संयुक्त संचालक। हाँ हाँ, किसमें? ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं। त्याग पत्र, तो त्याग पत्र हमेशा किसमें दिया जाएगा? लिखित में दिया जाएगा। ठीक है, तो पंच किसको देगा अपना त्याग पत्र? सरपंच को। जनपद पंचायत सदस्य अध्यक्ष को, जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष को। इसको आप ऐसा समझ सकते हो अविश्वास प्रस्ताव जैसे। अविश्वास प्रस्ताव में प्रमुख उप प्रमुख को हटाते हैं ना, तो उसी से रिलेट कर सकते हो कि जो त्याग पत्र है वो प्रमुख उप प्रमुख किसको देगा। ठीक, तो पंचायत स्तर पे प्रमुख उप प्रमुख हो जाता है सरपंच और उप सरपंच। जनपद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला में अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो पंचायत स्तर पर कौन त्याग पत्र देगा? सरपंच और उप सरपंच। प्रमुख और उप प्रमुख किसको देगा? जिला संयुक्त संचालक।
पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के। और जनपद वाला किसको देगा? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला वाला कलेक्टर को। इतना हो गया। आगे करूं अब मैं? चलो, अब मेन आ जाता है निर्वाचित पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाना। पद से हटाना। अब पद से कैसे हटाएंगे, क्यों हटाएंगे? किसी को तो ऐसे हटाने का तो नौबत नहीं आना चाहिए अगर वो ईमानदारी से अपना दायित्वों का निर्वहन करेगा। ये सब धारा आपको याद होना चाहिए भाई। अविश्वास प्रस्ताव, राइट टू रिकॉल किसमें है, हटाते किसमें है, निलंबन किसमें करते हैं, ये धारा आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी को कैसे हटाएंगे? आप लोग जब पढ़े होंगे संविधान में नागरिकता, तो किसी की नागरिकता कैसे समाप्त होती है? अगर वो दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया तो खत्म है, यहां का नागरिक नहीं रहेगा। और अगर आप सामान्य स्थिति में हो, अगर आप सिंपल यहां मतलब जैसे अगर मैं यहां हूं, ये नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि जो भारत का नागरिक है उसका नागरिकता खत्म नहीं होगा। अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ गया है और यहां भारत का नागरिक ले लिया, मतलब हमारे बराबर ही है, ठीक है, तो आपका नागरिकता सामान्य स्थिति में नहीं खत्म होगा। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करोगे तभी आपका नागरिकता खत्म होगा। तो क्या क्या ऐसा कुछ गलत काम करोगे तब आपका नागरिकता खत्म होगा? हाँ, यही बात। अभी जो पहलगाम जो हमला हुआ है नक्सली वाला, नक्सली बोल रहा हूं, आतंकवादी हमला, तो उसमें देखे हो क्या है? 4-5 लोग का नाम आया है, उसमें 2-3 लोग कौन है? पाकिस्तान से आए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, जहां तक न्यूज में अभी ऐसा है। और 2-3 लोग कौन है? स्थानीय लोग हैं। तो ये स्थानीय लोग मतलब इंडिया के हैं। तो ये क्या काम कर रहे हैं? देश विरोधी काम। देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की जगह उसको क्या है? तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में नागरिकता खत्म होगा। शत्रु देश के साथ अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन के लोग शेयर नहीं करते हैं, गुप्त सूचना, तो ये देशद्रोही काम आ जाता है। इस स्थिति में आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। खासकर अगर जैसे बॉर्डर वाला एरिया है, वहां पे अगर कोई भी चीज का स्मगलिंग हो रहा है, हथियार का, जो भी नशीला पदार्थ का, और उसमें आप इन्वॉल्वमेंट हो, तब फिर आपके ऊपर कार्यवाही होगा। ठीक है, तो अब समझ गया कैसे हटेंगे। मतलब आप कुछ बहुत गलत ही काम करोगे तभी आपको हटाने का कार्यवाही होगा, नहीं तो अदरवाइज निलंबन वाला एक ऑप्शन भी रहता है। तो हटाएंगे कब कब? तो पहला ऑप्शन है यदि कोई भारत की एकता, संप्रभुता व अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, लिंग, जाति, धर्म, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव करेगा या स्त्रियों के सम्मान में बाधा पहुंचाएगा, तब उसको हटाएंगे। नेक्स्ट है पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया हो, मतलब पैसा कमा रहा है और दूसरे तरीके से किसी शासकीय भूमि का अतिक्रमण कर लिया हो, तब हटाएंगे। पंचायत के काम में भाग न लेने पर, तब हटाएंगे। ठीक है, तो देखो शासकीय भूमि अतिक्रमण कर लिया है तब हटाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूं। कानून, अब अगर कार्यवाही होगा कानूनी तो सीधी क्या चलेगा? सबूत। सबूत कैसे ही चलता है। तो अब मैं तो ऐसा गांव नहीं बताऊंगा, एक गांव है, ठीक है, तो उस गांव का सरपंच है। अब वो क्या है, कम से कम आधा एकड़ जमीन को पूरा कांटा तार से घेर के रखा है। अब अगर मैं जाऊंगा, नहीं यहां पे पूरा अब गांव में बहुत ज्यादा अवैध, अब मैं अगर केस करूंगा कि नहीं हमारा जो जनप्रतिनिधि है वही कब्जा करके बैठा है, इनके ऊपर कार्यवाही होना चाहिए हटाने का, तो चलो ठीक है, सामान्य स्थिति में मैं एप्लीकेशन दे दिया। अब आएंगे जांच करने के लिए। अब जो भी वो कांटा तार से घिरा हुआ है, अब उसको बुलाएंगे तो कानून सबूत तो चाहिए ना, क्या है कैसे है। वो बोल देगा मेरा नहीं है, ठीक है, लेकिन रियल में तो अभी अगर जैसे जाके देखोगे 10-15 दिन बाद वो फिर वही काम कर रहा है, उसको पूरा अपना निस्तारी के लिए उपयोग कर रहा है। तो वही हो जाता है कि अगर कोई अतिक्रमण करेगा तो उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा आपको, ऐसा आरोप लगाने से नहीं होता है।
तो आप जाओगे, अभी वर्तमान समय में मैं जहां तक देखता हूं गांव में अतिक्रमण सबसे बड़ा समस्या है, बहुत मेजर इशू है। आने वाले 20 साल बाद आपको देखना गांव में एक जगह नहीं मिलेगा, खाली जगह, पूरा अतिक्रमण है, खुलेआम सब दिख रहा है। लेकिन इसमें गलती किसका है? जनप्रतिनिधि का तो गलती है। शासन के तरफ से जो अधिकारी, जो शासन के तरफ से जो नियुक्त रहते हैं पदाधिकारी, जो लोक सेवक, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें गलती है। सोए हुए हैं, इसीलिए तो हो रहा है, सरकारी जमीन में कब्जा हो रहा है, आप सोए हो। और तीसरा, जो गांव के लोग हैं, ठीक है, ठीक है, तो उनका भी गलती है। तो मैं हमेशा बोलता हूं ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? अरे कोई कंप्लेन करेगा, कोई रिपोर्ट लिखाएगा, तभी तो पता चलेगा ना। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं, अगर कोई चोर चोरी कर रहा है, चोरी कर लिया, तो वो चोर नहीं कहलाएगा जब तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं होगा, छानबीन नहीं होगा, जांच नहीं होगा, उसको दोषी नहीं साबित किया जाएगा। ठीक है, तो पंचायत के पदाधिकारी को कब कब हटा सकते हैं? धारा 40 के तहत, अगर वो क्या है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेगा, स्त्रियों के सम्मान को नुकसान पहुंचाएगा, और क्या हो जाएगा, सरकारी भूमि का कब्जा करेगा, और अपने पद पे रहते हुए गलत तरीके से धन अर्जन करेगा। उस स्थिति में ये सब इतना सामान्य आपको पता चल जाएगा। मेन आपसे पूछेगा वो ये है कि अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी, अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी पंचायत के अनुमति के बिना, जैसे आप लोग संसद में पढ़े हो कि अगर संसद का कोई भी सदस्य 60 दिन बिना बताए सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है, तो उसको सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऐसा पढ़े हो ना? सेम ऐसे ही पंचायत स्तर में भी इसी तरीके का है। तो पहला क्या है? वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। वह पंचायत की 3 लगातार, ठीक, ग्राम पंचायत का बैठक होता है ना, जिसमें केवल निर्वाचित पंच और सरपंच रहेंगे। तो अगर पंचायत की 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है, अब अनुपस्थित रहता है मतलब यह है कि अगर वो बताएगा नहीं, इन्फॉर्म नहीं करेगा, अब स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है तो 3 क्या भाई, वो 6-8 में भी नहीं आ सकता है, लेकिन उसको बताना जरूरी है। तो अगर 3 लगातार बैठक में अगर वो एब्सेंट रहा बिना बताए, तो उनकी सदस्यता उसको हटा देंगे। दूसरा है पंचायत की स्थायी समितियों की 3 लगातार बैठक में। दूसरा, स्थायी समिति की 3 लगातार बैठक में, अगर जितने पंच हैं, पंच लोग पता है कोई ना कोई समिति के सदस्य रहते हैं, अगर उस समिति का 3 लगातार बैठक हो रहा है और उसमें पंच बिना बताए नहीं आ रहा है, तब उसको हटाएंगे। इतना समझ आ गया? अगर इन्फॉर्म कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इशू है, प्रॉब्लम है तो पंचायत की 3 लगातार बैठक में अगर एब्सेंट रहेंगे, तो स्थायी समिति के 3 लगातार बैठक में अगर एब्सेंट रहेंगे तो, और एक लास्ट पॉइंट है, पंचायत के 6 माह के काम के दौरान आधे से अधिक पंचायतों के बैठक में अनुपस्थित रहा हो। पंचायत के 6 माह के काम के दौरान, मतलब 6 माह में जो भी काम हुआ है उस दौरान पंचायत का जितना भी बैठक हुआ होगा, उसमें अगर वो आधे बैठक में, आधे से अधिक बैठक में एब्सेंट रहता है, तब उसको हटाएंगे। मतलब बिना बताए भाई, अगर आप ऊपर अगर किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, तब जैसे संसद में होता है ना, अगर कोई भी सदस्य है, अगर लोकसभा अध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति को अगर बता देंगे कि हाँ मैं नहीं आऊंगा, कुछ कारण है स्वास्थ्य संबंधी, तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो बिना बताए 60 दिन तक एब्सेंट रह गया, तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सेम ऐसे ही यहां पे भी है, पंचायत के 3 लगातार बैठक में एब्सेंट रहा तो, स्थायी समिति के 3 लगातार बैठक में एब्सेंट रहा तो, और तीसरा है पंचायत के 6 माह के काम के दौरान यदि वो आधे से अधिक बैठक में अनुपस्थित रहता है तो यही 3 आपका इंपॉर्टेंट है। इसी से पूछेगा आपको क्वेश्चन, और जो जितना शुरू में जो थ्योरी है वो सामान्य कोई भी उसको समझ जाएगा, किसी को ऐसे नहीं हटा देंगे।
ठीक है, तो धारा 40 याद रखना है और ये तीनों पॉइंट याद रखना है। ठीक है जी, चलो बाकी कल करेंगे। चलो भैया